नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। 8 वर्ष पहले भारत में आतंकवाद को भगवा रंग देने की नई थ्योरी सामने लाई गई थी, जिसका हमारे नेताओं ने खूब राजनीतिक इस्तेमाल किया था। लेकिन 8 साल बाद यह थ्योरी धीरे धीरे डिफ्यूज हो रही है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन मामलों की जांच पहले फिक्स थी। ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने कहा है कि 2007 के समझौता ब्लास्ट में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। सिर्फ यही नहीं, समझौता और मालेगांव ब्लास्ट के गवाह भी पुराने बयानों से पलट गए हैं। इस पूरे मामले में हमारे रिपोर्टर्स ने गहन पड़ताल की है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझौता ब्लास्ट के बारे में बताते हैं, ताकि आप इस पूरे मामले को ठीक से समझ सकें। 18 फरवरी 2007 को दिल्ली और लाहौर के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस की 2 बोगियों में 2 बम धमाके हुए थे। जिस वक्त बम धमाके हुए, उस वक्त ट्रेन दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर पानीपत के पास दीवाना स्टेशन से गुजर रही थी। समझौता एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट में 68 लोग मारे गए थे। इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे। धमाकों के लिए सूटकेस का इस्तेमाल किया गया था, जिनको विस्फोटकों से भरकर टाइमर से उड़ाया गया। समझौता ब्लास्ट की शुरुआती जांच में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर शक जताया गया। लेकिन ब्लास्ट के 21 महीने बाद नवंबर 2008 में इस केस की जांच ने एक नया टर्न ले लिया। महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने समझौता ब्लास्ट में अभिनव भारत नाम के एक संगठन पर शक जताया। 5 नवंबर 2008 को महाराष्ट्र ATS ने अभिनव भारत से कथित तौर पर जुड़े प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया। प्रसाद श्रीकांत पुरोहित सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और सेना के इंटेलिजेंस यूनिट में काम करते थे। महाराष्ट्र ATS ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर समझौता और 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के मामलों में आरोप लगाए। यह कहा गया था कि समझौता और मालेगांव ब्लास्ट के लिए 60 किलोग्राम RDX की सप्लाई कर्नल पुरोहित ने ही की थी। लेकिन इन दोनों मामलों की जांच कर रही NIA 8 साल बाद कह रही है कि समझौता ब्लास्ट में पुरोहित कभी आरोपी थे ही नहीं। समझौता ब्लास्ट में कर्नल पुरोहित आरोपी नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट में अब तक NIA ने कोई चार्जशीट दाखिल की नहीं है। सवाल यह है कि बिना सबूत, बिना चार्जशीट के क्यों लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को पिछले 8 साल से जेल में रखा गया है। मालेगांव और समझौता ब्लास्ट के मामलों में पुरानी थ्योरी किस तरह से डिफ्यूज हो रही है, किस तरह से इन मामलों में अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है, आज तक ने इसकी गहन पड़ताल की। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समझौता और मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में पिछले 8 साल से जेल में बंद है। न कोई ट्रायल, न कोई चार्जशीट और न ही जमानत मिली। 8 साल बाद NIA ने कहा है कि समझौता ब्लास्ट में पुरोहित का नाम क्यों लिया जाता है, ये उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो इस केस में आरोपी ही नहीं है। लेकिन हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब कोई आरोपी ही नहीं है तो उसे 8 साल से जमानत तक क्यों नहीं दी गई। वो कभी अक्यूज नहीं थे समझौता में, न कभी उनको अरेस्ट किया है समझौता में। तो फंसाए तो गए हैं, टॉर्चर करके उनको काफ़ी ज़बरदस्ती उनसे कुछ स्टेटमेंट्स निकालने की काफ़ी कोशिश की गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित 2 मामलों में आरोपी के तौर पर जेल में बंद हैं। एक समझौता ब्लास्ट है, जिसमें NIA उन्हें अब आरोपी ही नहीं मान रही। दूसरा 2008 का मालेगांव ब्लास्ट, जिसमें अब तक NIA ने उनके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं की। इन मामलों की पुरानी थ्योरी इस तरह से डिफ्यूज हो रही है कि मुख्य गवाह तक पलट रहे हैं। इन मामलों में यशपाल भडाना नाम के मुख्य गवाह ने NIA कोर्ट में अब यू टर्न ले लिया है। यशपाल भडाना उस अभिनव भारत संगठन का सदस्य था जिस पर ब्लास्ट करने के आरोप लगे थे। भडाना ने शुरुआत में बताया था कि वो भोपाल की उस मीटिंग में था जहां ब्लास्ट की साजिश रची गई। भडाना ने कहा था कि उसने ब्लास्ट के मुख्य आरोपी असीमानंद को ये कहते हुए सुना था कि बम का बदला बम। लेकिन अब भडाना ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि उस पर असीमानंद को फंसाने के लिए दबाव डाला गया। सिर्फ भडाना ही नहीं, समझौता और मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े ऐसे 19 गवाह अब तक अपने बयान बदल चुके हैं। इनमें एक कैप्टन नितिन जोशी भी हैं, जिन्होंने कहा कि उन पर कर्नल पुरोहित को फंसाने के लिए दबाव डाला गया। सबसे पहले तो मुझसे कहा गया कि कर्नल पुरोहित ने मुझे कुछ गैरकानूनी हथियार
जो थे मेरे पास रखने के लिए दिए थे। दूसरा मुझसे कहा गया था कि मैंने कर्नल पुरोहित के घर में RDX देखा है, जो कि मैंने नहीं देखा था, ये तो बिल्कुल गलत बात थी। तीसरा मुझसे कहा गया कि कर्नल पुरोहित ने मेरे सामने ये बात कबूल की है कि उन्होंने समझौता ट्रेन धमाकों के लिए RDX उन्होंने सप्लाई किया है। यहाँ सवाल ये उठते हैं कि बम ब्लास्ट जैसे गंभीर मामलों की जांच में इतने छेद क्यों दिख रहे हैं? क्या पहले जांच को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए प्रभावित किया गया था? समझौता ब्लास्ट केस में नया टर्न किसी राजनीतिक तूफान से कम नहीं है, क्योंकि इन मामलों को लेकर यूपीए सरकार के दौरान भगवा आतंकवाद का शब्द खूब उछाला गया था। जो भगवा आतंकवाद का जो शब्द इस्तेमाल किया था और उस मुहिम में उन्होंने गृह मंत्रालय को पूरा दुरुपयोग किया और काफ़ी जो एजेंसी है उनको उसमें अपना जो एक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और एक माहौल पैदा करने के लिए जो इस्तेमाल किया। टेरर का ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई रंग होता है। और मैं समझ सकता हूँ देश के लिए बहुत खतरनाक समय है जहाँ आतंकवादी केसों पर राजनीति हो रही है, उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। समझौता ब्लास्ट हो या मालेगांव ब्लास्ट, शुरुआत में इन सभी मामलों की जांच महाराष्ट्र ATS ने की थी। साल 2011 से इन मामलों की जांच का जिम्मा NIA के पास है। क्या इन मामलों में जांच को फिक्स करने की कोशिश की गई थी? ये सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो उस वक्त जिम्मेदार पदों पर बैठे थे। NIA के प्रमुख हाल ही में अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने अमेरिका से यह जानकारी मांगी है कि किस आधार पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2009 में सैंक्शंस कमेटी में यह कहा कि लश्कर-ए-तैयबा ने समझौता धमाकों को अंजाम दिया और आरिफ कस्मानी, लश्कर-ए-तैयबा का जो मुख्य फाइनेंसर है, वो इसके लिए जिम्मेदार है दाऊद इब्राहिम के साथ। इससे इस मामले में एक नया पेच आ गया है। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। यानी इतना समझने की बात है कि सरकार बदलने से NIA का रुख नहीं बदला है, बल्कि ऐसी एजेंसीज लगातार कहती रही हैं इस बारे में जिन पर किसी भी सरकार का कोई दबाव चल नहीं सकता था। बहरहाल बम ब्लास्ट के इन सभी मामलों से समझौता ब्लास्ट की जांच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ब्लास्ट को पाकिस्तान खुद के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के बचाव के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। जब हम मुंबई या पठानकोट की बात करते हैं, पाकिस्तान समझौता ब्लास्ट की बात करता है। लेकिन हमने इस समझौता ब्लास्ट केस के नए कनेक्शन के बारे में पड़ताल की तो हमें कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। समझौता ब्लास्ट के मामले में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक मुख्य फाइनेंसर का नाम सामने आया। इसका नाम आरिफ कस्मानी है, जो लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा की आतंकी गतिविधियों में मदद करता था। 29 जून 2009 को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने कस्मानी सहित 3 लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया था। इसमें बताया गया था कि कस्मानी लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य फाइनेंसर है और दाऊद इब्राहिम के साथ काम करता है। आरिफ कस्मानी का पता भी 136 KDA स्कीम, टीपू सुल्तान रोड, कराची बताया गया। दाऊद इब्राहिम से मिली रकम का इस्तेमाल कस्मानी ने 2006 में मुंबई लोकल में सीरियल ब्लास्ट के लिए किया था। कस्मानी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी हमलों के प्लान में पैसे जुटाने के साथ साथ सीधे तौर पर मदद करता था। इसमें मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के अलावा 2007 का समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट शामिल है। अब NIA ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि कस्मानी के बारे में और जानकारी दी जाए, जिससे वो समझौता ब्लास्ट में लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की भूमिका की तह तक पहुंच सके। यहां पर बड़ा सवाल यह है कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमेटी ने वर्ष 2009 में ही समझौता ब्लास्ट के फाइनेंसर आरिफ कस्मानी के बारे में बता दिया था, आरिफ कस्मानी के लश्कर-ए-तैयबा और दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन के बारे में भी बता दिया था, तो इन 7 सालों में देश की जांच एजेंसियां क्यों नींद के ऐसे इंजेक्शन लेकर पड़ी थी जिससे उन्हें सपने में सिर्फ भगवा आतंकवाद ही दिख रहा था। आतंकवाद की बात हो रही है तो अब हम पठानकोट हमले की जांच का भी विश्लेषण करते हैं। जांच में भले ही पाकिस्तान का सिस्टम पूरे मन से मदद नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादियों का पर्दाफाश खुद पाकिस्तान की जनता कर रही है। NIA ने पठानकोट हमले में मारे गए 4 आतंकवादियों के फोटो और जानकारी सार्वजनिक की थी। अब इन आतंकवादियों के बारे में पाकिस्तान के ही लोग ईमेल के जरिए NIA को अहम जानकारी दे रहे हैं। इसीलिए आज इस दिलचस्प खबर का विश्लेषण करना भी जरूरी है। पाकिस्तान का सिस्टम भले ही पठानकोट हमले में अपने लोगों के हाथ होने की बात मानने से अभी बच रहा है,
लेकिन पाकिस्तान के लोग अपने सिस्टम का खुद पर्दाफाश करने के लिए सामने आ रहे हैं। एनआईए को पाकिस्तान से ऐसे कई ईमेल मिले हैं जिसमें लोगों ने पठानकोट हमले में मारे गए 4 आतंकवादियों के बारे में अहम जानकारियां दी हैं। वहाँ के अवाम खुद ही बड़े पैमाने पर उसको एक्सपोज कर रहे हैं। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व था। इंटरनेशनल प्रेशर हिंदुस्तान उनके ऊपर और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके लोग ही कह रहे हैं जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व था, मसूद अजहर इन्वॉल्व था। पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी JIT भारत आकर पठानकोट हमले की जांच करने गई, लेकिन अब तक पाकिस्तान का सिस्टम इस पर चुप बैठा है। यही नहीं, वो मीडिया में दुष्प्रचार करने लगा कि पठानकोट हमले को लेकर भारत के दावों में दम नहीं है, लेकिन वो खुद NIA को पाकिस्तान में जाकर जांच करने के साफ संकेत नहीं दे रहा है। अगर ISI पठानकोट के इंसिडेंट के पीछे है तो फिर ये इंक्वायरी क्यों करने देगी? अगर भारत से कोई टीम जाती है तो एक प्रकार से फॉर्मेलिटी होगी, उसमें मसूद अजहर को कभी भी इंटरोगेट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान के लोगों से मिल रही प्रतिक्रियाओं से भारत ने पाकिस्तान पर नए सिरे से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। NIA ने वो पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है कि जब वो जांच के लिए पाकिस्तान जाएगी तो किस तरह से जांच को आगे बढ़ाएगी। इसके लिए 50 लोगों से पूछताछ की लिस्ट और 17 पन्नों का रोड मैप है। पाकिस्तान पशोपेश में है कि भारतीय जांच एजेंसियों को यहां आने दिया जाए कि नहीं। अगर आने दिया जाता है तो उसके लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। फिलहाल तो पाकिस्तान NIA को अपने यहाँ जांच करने की अनुमति देने के कोई संकेत नहीं दे रहा है, लेकिन NIA ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उसने पाकिस्तान भेजने के लिए 4 अनुरोध पत्र भी तैयार किए हैं, जिसमें जांच का रोड मैप है। दोनों देशों के बीच टर्म ऑफ रेफरेंस में इस बात की सहमति थी कि अगर पाकिस्तान से जांच के लिए टीम भारत आएगी तो भारत से टीम भी पाकिस्तान जाएगी। पाकिस्तान ने अब अपने वादे से मुकर नहीं सकता है, ये दिख रहा है फिलहाल। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या वाकई मोदी सरकार नेहरू गांधी परिवार का नाम तमाम कर रही है। आप रहिए खबरदार। बात दिल्ली के द्वारका इलाके की करेंगे, जहां पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है और कई घंटों तक दोनों की लाश पटरी पर पड़ी रही और एक के बाद एक वहां से